Hello everyone, welcome back to my pharmacy channel SA Pharmacy Times. Today we will discuss about an important topic, mechanism of solute solvent interactions. Today we will learn how a solute molecules uniformly distribute in solvent molecule. ये आपका मैकेनिज्म सॉल्यूट सॉल्वेंट का एक फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके 5th सेमेस्टर बी फॉर्म में है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल होता है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होता है ना। जैसा कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई कंटेनर है, उसमें आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। अब इसमें क्या होगा, आप अपने सॉल्यूट मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, डालेंगे, तो जो आपके सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे वो सॉल्वेंट में जाकर क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे उनकी तरफ, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। जब कभी भी इनका इंटरेक्शन होगा तो ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यूनिफॉर्मली और क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डिसोल्यूशन। और जो आपकी ये इंटरेक्शंस होती हैं ये डिपेंड करते हैं आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर, कि इनका नेचर कैसा है, पोलर नेचर है, नॉन पोलर है, सेमी पोलर है। और इन नेचर्स के अलावा यहाँ पर बहुत सारे फोर्स आपके काम करते हैं, लाइक आयन डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वान डेर वाल फोर्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। और ये सारे फोर्स अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराने के लिए। ठीक है, जैसा कि पहला आपका है आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। ये तब होता है जब आपके जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं उनको किसी पोलर सॉल्वेंट में हम लोग डिसॉल्व कराते हैं। जैसा कि आपका NaCl है और इस NaCl को हम लोग H2O वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व कराते हैं, तब यहाँ पर आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शंस काम करता है। इसमें क्या होता है, जो आपका NaCl है, Na+ का मॉलिक्यूल वाटर के ऑक्सीजन एटम को अट्रैक्ट करता है, और क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो आपके हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट करता है। इससे क्या होता है, डाइपोल डाइपोल आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। सेकंड है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। ये आपके मेनली पोलर मॉलिक्यूल्स में होते हैं। इट मींस आपके जितने भी पोलर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे, जब कभी भी उनको हम लोग पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में डिसॉल्व करेंगे तब ये काम करेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एसीटोन और वाटर है। मतलब एसीटोन को कभी भी आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करेगा। दोनों मॉलिक्यूल्स के डाइपोल्स एक दूसरे को अपोज करेंगे, यानी अपोज चार्ज के साथ अट्रैक्ट करेंगे, और वहां पर क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन प्रोसेस परफॉर्म होगी। तीसरा है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है जो कि सॉल्यूट सॉल्वेंट को इंटरेक्ट कराता है, और ये तब होता है जब एक मॉलिक्यूल के जो आपके हाइड्रोजन एटम होते हैं वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जाकर अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो दूसरे मॉलिक्यूल के लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाता है और अपना काम करता है। इसका एग्जांपल है एथेनॉल इन वाटर, एथेनॉल इन वाटर। तीसरा आपका है वान डेर वाल फोर्स। इसे हम लोग इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं। ये आपका नॉन पोलर पर काम करता है। इट मींस आपका नॉन पोलर सॉल्यूट जब कभी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तब ये आपका वान डेर वाल फोर्स काम करेगा। यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं बेंजीन का, कि बेंजीन को हमने डिसॉल्व कराया है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, CCl4 में। फिफ्थ है आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मेनली नॉन पोलर में काम करता है। आपका नॉन पोलर सॉल्यूट हो और नॉन पोलर सॉल्वेंट हो तब वहां पर काम करेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि कुछ आपके लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पानी में क्लम्प हो जाते हैं, ये इंटरेक्शन बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये सारे आपके इंटरेक्शंस हैं जो सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को डिसॉल्व कराने के लिए जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स भी काम करते हैं। पहला आपका है कोहेसिव फोर्स, फर्स्ट वन इज कोहेसिव फोर्स, दूसरा आपका है एडहेसिव फोर्स। ये फोर्स क्या होते हैं, यहाँ पर सॉल्बिलिटी के लिए काम करते हैं। ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, इंटर मतलब बिटवीन, बीच का, जो कि मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के जो भी फोर्स आपके मॉलिक्यूल के बीच में लगेंगे उसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। लाइक आपके पास दो मॉलिक्यूल है, पहला आपका ए है, दूसरा आपका बी है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपके ए भी हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकता है। लाइक अब अगर हम बात करते हैं ए मॉलिक्यूल्स, ए का मतलब होता है कि दोनों का नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट या सॉल्वेंट की, तो दोनों का सॉल्यूट या सॉल्वेंट एक जैसा हो। लाइक हमने एक आपका सॉल्यूट ले लिया और उस सॉल्यूट को हम लोग क्या करें, सॉल्यूट में मिक्स कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूट को अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स द्वारा जोड़कर रखेगा, उसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। एक कंटेनर है आपका, वहां पर आपका सॉल्यूट है, दूसरा फिर आपका सॉल्यूट है। अब ये जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऐसा है जो कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और ऐसा फोर्स जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने के साथ साथ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे कि हमारा एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हो और एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जब कभी भी ये जुड़ेंगे और तब इनके बीच में क्या होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा उसे हम लोग एडहेसिव फोर्स कह सकते हैं। जब कभी भी एडहेसिव फोर्स आपका ज्यादा होगा उस टाइम आपके मॉलिक्यूल्स की सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा डिसॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, तब इनकी सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन कोहेसिव मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है, तो जब तक आपके सेम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तब तक इनकी सॉल्बिलिटी नहीं बढ़ पाएगी। जब कभी टूटेंगे, अलग होंगे, तभी तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। अब मॉलिक्यूल्स हैं आपके अट्रैक्ट हो रखे हैं, जुड़े हुए हैं, तब उनकी सॉल्बिलिटी में
किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब कभी भी यहाँ से हटेंगे, लाइक आपका कोहेसिव फोर्स कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तब क्या होगा, सेम मालिक्यूल्स में लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा, तो इनके जो अंदर का मालिक्यूल्स है वो टूट जाएगा और वैकेंट साइड खाली हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा। तब वो सॉल्वेंट मालिक्यूल्स की ओर जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद क्या होगा कि वो एक सॉल्बिलिटी को परफॉर्म करेगा, मतलब सोल्यूशन बना लेगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा एडहेसिव फोर्स इंक्रीज हो गया। तो सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि जब कभी एडहेसिव फोर्स बढ़ेगा आपकी सॉल्बिलिटी बढ़ेगी, और जब कभी कोहेसिव फोर्स बढ़ेगा तो आपकी सॉल्बिलिटी घटेगी, क्योंकि कोहेसिव फोर्स हमेशा सेम मालिक्यूल्स में लगता है, लाइक सल्यूट सल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट। एडहेसिव फोर्स हमेशा डिफरेंट मालिक्यूल्स में लगता है, मतलब आपका एक सल्यूट मालिक्यूल्स होगा तो दूसरा आपका सॉल्वेंट मालिक्यूल होगा। ठीक है, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस के मैकेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मेनली आपके सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस की मैकेनिज्म की, कि कैसे आपका एक सल्यूट मालिक्यूल किसी सॉल्वेंट मालिक्यूल में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर 3 स्टेप प्रोसेस होती है मेनली। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है डिटैचमेंट ऑफ सल्यूट मालिक्यूल। पहला स्टेप क्या है, डिटैचमेंट ऑफ सल्यूट मालिक्यूल्स फ्रॉम बल्क फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक आपका एटम है कोई, जो कि बल्क में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोई एक वैकेंट साइट होगी, जैसे कि आपका ये आपका सल्यूट था पूरा बल्क फॉर्म में, ये क्या है आपका सल्यूट है। तो यहाँ क्या होगा कि कोई एक वैकेंट साइट खाली हो जाएगी, है ना, मतलब इसके मालिक्यूल अलग हो जाएंगे। कोई कंटेनर है आपका, उसमें सल्यूट भरा हुआ है, अब उसमें से कोई सल्यूट मालिक्यूल क्या हो जाए, डिटैच्ड हो जाए, अलग हो जाए, जो अटैचमेंट है उनका दूर हो जाए। अब सेकंड स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वैकेंट साइट। फॉर्मेशन ऑफ वैकेंट साइट इन सॉल्वेंट, ये आपके सल्यूट की बात हो गई। दूसरा बात करेंगे हम लोग सॉल्वेंट की। ठीक है, ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट भी अपने अच्छे तरीके से बॉन्ड द्वारा बंधे हुए हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, वैकेंट साइट खाली होगी। ये देखिए यहाँ पर आपकी साइट खाली होगी, जगह खाली होगी सॉल्वेंट में। अब क्या होगा, जो आपका सल्यूट का बल्क फॉर्म था, वो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में जो वैकेंट साइट, जो खाली जगह खाली हुई, उसमें जाकर भर जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड स्टेप है इंसर्शन ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल्स इनटू सॉल्वेंट वैकेंट साइट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका सल्यूट मॉलिक्यूल है और ये आपका क्या था, एक सॉल्वेंट का फॉर्म था, जिसमें क्या हुआ है, कोई वैकेंट साइट आपकी खाली हो गई है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो आपके सल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट की वैकेंट साइट में जाके भर जाएंगे, और ये प्रोसेस आपकी फर्दर इसी तरह से चलती रहती है। सल्यूट अपने ढेर, जो आपका बल्क फॉर्म होता है, वहाँ से ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, डिटेस्ट होते हैं। सॉल्वेंट साइट, जो आपका सल्यूट जिसमें जाकर डिजोल्व होगा, उसमें आपका खाली वैकेंट स्पेस खाली होता है। इससे क्या होता है कि जो आपका सल्यूट आपका ब्रेक हुआ है, डिटेस्ट हुआ है अपने भंडार से, वो जाके सॉल्वेंट में इजीली क्या हो जाए, चिपक जाए, है ना। जिससे कि वहाँ पर क्या होगा, एडहेसिव फोर्स काम करेगा, एडहेसिव फोर्स आपका बढ़ेगा और आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, सल्यूलाइज हो जाएगा। तो सिंपल सा मैकेनिज्म है सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का, कि सल्यूट से आपका मॉलिक्यूल डिटेच हो रहा है, सॉल्वेंट में एक खाली स्पेस खाली हो रहा है, जो मॉलिक्यूल आपका अलग हुआ है वो सॉल्वेंट में जाके चिपक जाएगा और आपके मॉलिक्यूल की सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी। इसी को हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। बट यहाँ पे बहुत सारे फोर्स काम करते हैं, जैसा कि हमने बताया, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो ये सारे फोर्स आपस में मिलकर कहीं ना कहीं काम करते हैं और सॉल्बिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसको सिंपली आप लोग इसी तरह से समझ लीजिए और अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छे से बनाकर लिख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।